हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग रिवाइज करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 12 रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट। ये जो चैप्टर है ये भी आपके एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आपने इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना, इसको आपने डेफिनेटली करके जाना ही जाना है। अगर आप सोच रहे थे कि नहीं मैं तो स्किप करके जाऊंगा ये वाला, प्लीज इसको स्किप मत करना। कोई दूसरा चैप्टर करना है तो वो कर लेना, जैसे सैलरी हो गया, टीडीएस हो गया, उनको करना है कर लो, इसको स्किप मत करना, इसको करना है आपने। चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही छोटा सा चैप्टर है, 4 to 5 मार्क्स का गारंटीड क्वेश्चन इसका आता ही आता है। चलो जी, रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट। सर ये रिटर्न फाइलिंग का मतलब क्या है? देखो, जब आप प्रीवियस ईयर के अंदर इनकम कमा लेते हो, फिर असेसमेंट ईयर के अंदर जाकर अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हो। तो जब सेल्फ असेसमेंट आप लोग करते हो उस टाइम पर आप अपनी टोटल इनकम निकालते हो, फिर टैक्स लायबिलिटी निकालते हो, फिर जो रिमेनिंग टैक्स आपका बनता है प्रीपेड टैक्सेस माइनस करने के बाद, वो रिमेनिंग टैक्स आप पे कर देते हो असेसमेंट ईयर के अंदर रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर। तो रिटर्न फाइलिंग का मीनिंग है आप गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देते हो कि मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर कितनी कितनी मैंने इनकम कमाई थी, कितनी कितनी मैंने एग्जेम्पशंस ली थी, कितनी कितनी मैंने डिडक्शंस ली थी एंड कितने मेरे प्रीपेड टैक्सेस थी। सबकी इंफॉर्मेशन सरकार को देना, उसी को बोला जाता है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना। राइट, इसको बोला जाता है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 139(1). ये बात करता है नॉर्मल रिटर्न की, कि भाई किस किस को अपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। सबसे पहली बात, मैं किस किस के लिए मैंडेटरी है? कंपनी को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सबसे पहले कोई भी कंपनी है, चाहे लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, प्राइवेट है, पब्लिक है, डजंट मैटर, हर एक कंपनी को रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। साथ ही साथ कोई पार्टनरशिप फर्म है इंक्लूडिंग एलएलपी, उसको भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इसके अलावा देखो, कोई भी अदर असेसी जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, उसको रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। ध्यान से देखो, यहां पर लिखा है ग्रॉस टोटल इनकम, यहां पर टोटल इनकम नहीं लिखा, ग्रॉस टोटल इनकम। आओ एग्जांपल से समझो ये वाला पॉइंट। एंड एक बात यहां पर और लिखिए, पहले बता देते हैं कि आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन। ये वाली सारी एग्जेम्पशंस, ये सारी एग्जेम्पशन हमने पढ़ी थी हमारी कैपिटल गेन वाले चैप्टर के अंदर, सेक्शन 54, 54B, डी, ECF, ये सारी हमने पढ़ी थी कैपिटल गेन के अंदर। अब जरा समझो यहां पर गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है। देखो जी, अगर मान लो आपकी जो टोटल इनकम है, मान लो आपकी टोटल इनकम जो है वो 1.5 लाख रुपए की आ रही है, लेकिन मान लो आपने जो डिडक्शंस ली थी, डिडक्शंस आपने मान लो डिडक्शन ले ली थी, मान लो आपने 1.5 लाख की आपने डिडक्शन भी ले ली थी मान लो, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं आपकी ग्रॉस टोटल इनकम यहां पर आपकी जरूर 3 लाख की होगी? और अगर आप नॉर्मल प्रोविजन फॉलो कर रहे हो तो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो ग्रॉस टोटल इनकम है ये आपकी आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो आपकी होती है 2.5 लाख की, उससे ज्यादा मुझे यहां पर दिख रही है। तो हाँ, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लो, इससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो आपकी पीजीबीपी की जो इनकम है वो आपकी आ रही है 2 लाख रुपए की, ठीक है जी। और मान लो कैपिटल गेन हेड के अंदर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया था मान लो 40 लाख का, एंड आपने क्या किया, आपने एग्जेम्पशन ले ली 54EC के अंदर ही 40 लाख की आपने एग्जेम्पशन भी ले ली। तो यहां पर भी मेरा कैपिटल गेन था 40 लाख का सारा एग्जाम्प्ट हो गया, तो अल्टीमेटली मेरा कैपिटल गेन कुछ नहीं आया। एंड मेरी जो जीटीआई आई है, ग्रॉस टोटल इनकम, ये आई है मेरी 2 लाख रुपए की। अब बताओ क्या मुझे रिटर्न फाइल करनी है? भाई जो मेरी जीटीआई है नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये मेरी 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। तो टेक्निकली मुझे यहां पर इस लाइन के अकॉर्डिंग मुझे रिटर्न फाइल नहीं करनी। लेकिन नीचे एक और बात लिखी है कि ये जो आपको देखनी है ना जीटीआई, दिस इज बिफोर क्लेमिंग दीज एग्जेम्पशंस 54, 54B, D, ECF, इन सारी एग्जेम्पशन से पहले। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं अगर ये एग्जेम्पशन ना लेता तो मेरी जीटीआई कितनी होती। सिंपल सी बात है ना, ये 40 लाख रुपए ऐड कर दो। अगर एग्जेम्पशन ना लेता तो मेरी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो होती मेरी 42 लाख। तो हाँ जी हाँ, फिर मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ती। तो यहां पर गवर्नमेंट कहती है कि आपको रिटर्न फाइल करनी है, मैंडेटरी, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि आपने ये एग्जेम्पशन सही से ली कि नहीं ली। एज वेल एज जो आप डिडक्शन माइनस करते हो जीटीआई में से, वो डिडक्शन आपने सही से ली कि नहीं ली, वो चेक करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आप रिटर्न फाइल करो। इसके अलावा देखो, और कोई भी पर्सन जो कि हमारा रेजिडेंट इंडिविजुअल है, यानी कि ROR की यहां पर बात हो रही है, RNOR की बात नहीं हो रही, सिर्फ ROR ऐसा पर्सन, रेजिडेंट इंडिविजुअल ROR, जो कि किसी एसेट का जो कि इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उसका बेनिफिशियल ओनर है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया के बाहर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, आपने उसके लिए पेमेंट करी, तो उसको आपने परचेज किया था, तो आप बन जाओगे उसके बेनिफिशियल ओनर। जैसे वैसे एक सिमिलर एग्जांपल, और किसी इंडिया के बाहर की कंपनी में आपके नाम पर शेयर्स है, या फिर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद रखे हैं, बॉन्ड्स खरीद रखे हैं इंडिया के बाहर की किसी कंपनी के, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। या फिर मान लो इंडिया के बाहर आपके किसी बैंक अकाउंट में आपकी साइनिंग अथॉरिटी है, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा।
या फिर देखो ये तो बेनिफिशियल ओनर वाली बात हो गई, या फिर मान लो आप बेनिफिशियल ओनर नहीं हो लेकिन आप बेनिफिशियरी हो। बेनिफिशियरी मतलब कि आपने उसके लिए पे नहीं करा था बट स्टिल आपको उस एसेट का बेनिफिट मिलता है। एक एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लो मिस्टर ए नाम का बंदा है, सॉरी मिस्टर ए नाम का बंदा है एंड यहां पर मान लो इसकी वाइफ है, मान लो मिसेस ए, ठीक है जी, मिसेस ए इसकी वाइफ है। अब मान लो इंडिया के बाहर मिस्टर ए का अपना कोई हाउस प्रॉपर्टी है, तो जो रेंट आता है वो रेंट इसके हाथ में टैक्सेबल करा जाएगा इंडिया के अंदर एंड उसको उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा एंड रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। तो मिस्टर ए को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो उसका रेंट जो है वो मिस्टर ए के नाम पर प्रॉपर्टी है लेकिन रेंट उसकी वाइफ को आता है, तो वाइफ विल बी द बेनिफिशियरी। उसने पे नहीं करा था उसके लिए, उसके नाम पर एसेट नहीं है लेकिन स्टिल उसका बेनिफिट तो उसको मिलता है ना, तो इसको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी। वैसे मान लो कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उसकी बेनिफिशियरी है, तो भी इसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी इंडिया के अंदर। लेकिन हाँ, यहां पर एक बात आ जाती है कि अगर मान लो मिस्टर ए ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी एंड अपनी रिटर्न में वो वाली इनकम ऑलरेडी दिखा दी, तो फिर इसको यहां पर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी बात यहां पर लिखी है। राइट, तो अगर मान लो बेनिफिशियल ओनर ने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दी, उसमें सारी इनकम दिखा दी, तो फिर उसके बाद ये बेनिफिशियरी को कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। राइट, फिर देखो ये सारे हमारे केसेस हो गए। केस नंबर 1, 2, 3, 4 इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है एंड इसके अलावा बाद में कुछ साल बाद यहां पर हमारी सरकार ने कुछ दूसरे पॉइंट और नोट करा दिए कि इनको भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। कौन कौन से पॉइंट है देखो, कोई भी पर्सन जो कि पहले के 4 पॉइंट में कवर नहीं हुआ लेकिन यहां पर कवर हो जाता है ना, तो उसको भी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। कौन कौन से लोग हैं देखो, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। ऐसा नहीं कि आपने रट्टा मारना है, लेकिन आपको इतना याद करना है कि आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए। ठीक है जी, सबसे पहले कोई भी ऐसा पर्सन जिसने अपने करंट अकाउंट में किसी बैंक के साथ या कोऑपरेटिव बैंक के साथ जो करंट अकाउंट खुलवा रखे हैं, सारे के सारे करंट अकाउंट में मिलाकर एग्रीगेट उसने मोर देन 1 करोड़ रुपीज उसने डिपॉजिट करे, तो भाई गवर्नमेंट जानना चाहती है आप कहां से लाए थे इतना पैसा, तो रिटर्न फाइल करो। या फिर मान लो आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में जितने भी सेविंग्स अकाउंट है सारे मिलाकर आपने एग्रीगेट 50 लाख से ज्यादा आपने डिपॉजिट करे, तो गवर्नमेंट जानना चाहती है कहां से लाए इतना पैसे, आप रिटर्न फाइल करो। या फिर मान लो आपने फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर इनकर किया, आप घूमने गए थे इंडिया के बाहर, तो इन एग्रीगेट आपका एज वेल एज आपने किसी दूसरे पर्सन के लिए इनकर किया, उसके लिए सबका मिलाकर एग्रीगेट अगर आपने 2 लाख से ज्यादा इनकर किया पूरे साल में, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी मैंडेटरी हो जाएगी। या फिर मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर इनकर किया, आप पूरे दिन एसी चलाते हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर इन एग्रीगेट पूरे साल का 1 लाख से ज्यादा का है, तो गवर्नमेंट जानना चाहती है कि आप पैसे कहां से कमाते हो। या फिर देखो आप अगर बिजनेस करते हो तो आपका जो टोटल टर्नओवर है, टोटल सेल्स है, वो आपके मोर देन 60 लाख रुपीज है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप रिटर्न फाइल करो। या फिर आप प्रोफेशन में हो तो आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है टोटल एग्रीगेट पूरे साल के मोर देन 10 लाख है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। या फिर मान लो आप कोई भी ऐसे एसएससी हो जिसका आपका टीडीएस डिडक्ट हो चुका है या आपका टीसीएस कलेक्ट हो चुका है एंड वो सारा का सारा दोनों मिलाकर एग्रीगेट आपका 25,000 रुपए और मोर है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन यही लिमिट आपकी 25,000 के बढ़कर हो जाएगी 50,000 इन केस ऑफ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, उसके लिए आप 50,000 की लिमिट चेक करोगे। तो इन सारे लोगों को रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको लिस्ट याद करनी ही करनी है, इसी से क्वेश्चन आपका आएगा। अगर आएगा तो यही से क्वेश्चन आएगा, या फिर इसके अलावा देखो ये वाला पॉइंट आपका पूछा जाता है और ये वाला पूछा जाता है। राइट, तो ये मेन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से याद करके जाना है। अच्छा, एक बात है कि आखिर रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, ठीक है, हमें समझ में आ गया, लेकिन रिटर्न फाइल कब तक करनी है, क्या है हमारी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम, कब तक फाइल करनी है, तो इसको आप इस तरीके से समझो मेरे साथ। सॉरी, इस तरीके से समझो, एक बार इसको मिटा लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जैसे मान लो कि ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका असेसमेंट ईयर है, तो प्रीवियस ईयर ये हो गया, असेसमेंट ईयर ये हो गया। अब असेसमेंट ईयर में 3 डेट है जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले एक डेट आएगी आपकी 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। उसके बाद एक डेट आपको ध्यान रखनी है 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, फिर एक डेट आपको ध्यान रखनी है 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। अब जरा समझना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनमें ज्यादा कंप्लायंस के काम हो जाते हैं, जो कि इंटरनेशनल काम करते हैं, उनको बोला जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग वाले एसएससी। ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ोगे सीए फाइनल के अंदर, लेकिन इनको बड़ी मोटी एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, बड़ा टाइम उसके अंदर लग जाता है। तो जो लोग ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट बनाते हैं, जिनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और उस वाले एसएससी के जो पार्टनर्स हैं, जैसे मान लो कि पार्टनरशिप फर्म है, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करती है, तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट बनाएगी एंड उस वाली पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो भी, इनके लिए जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है ना, दैट इज 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। ठीक है जी, उनके लिए 30 नवंबर सबसे ज्यादा टाइम उनको दिया गया। इसके बाद कोई भी ऐसा एसएससी जो कि कंपनी है,
कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनी जो कि ऊपर कवर नहीं हुई, ऊपर कवर होगी तो फिर तो 30 नवंबर लग गया, लेकिन ऐसी कंपनी जो कि ऊपर कवर नहीं हुई वो यहां पर आ जाएगी 31 अक्टूबर, याद रखना है उसके लिए आपने। या फिर कोई भी ऐसा एसएससी जिसके ऊपर ऑडिट लगता है, या तो टैक्स ऑडिट या फिर किसी दूसरे लॉ के अंदर उसके ऊपर ऑडिट लगता है। आप टैक्स ऑडिट ध्यान रखो, तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवानी है उसके लिए भी 31 अक्टूबर, और कोई ऐसा पर्सन जो कि ऑडिट करवाता है उस वाले पर्सन के जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स की भी रिटर्न तभी फाइल होगी जब इसकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो इनके लिए भी ड्यू डेट आपकी हो जाती है 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, राइट। तो आप ये समझो, कोई भी कंपनी या कोई भी टैक्स ऑडिट वाला एसएससी या दूसरी लॉ के अंदर ऑडिट वाला एसएससी या फिर उसके पार्टनर्स, उनके लिए आपको डेट याद रखनी है 31 अक्टूबर। और उसके अलावा जितने भी छोटे मोटे एसएससी बच गए उनके लिए आपको याद रखनी है 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। मैं बताऊं, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ये वाली डेट आएगी, और अगर टैक्स ऑडिट लग रहा है तो ये वाली डेट आ जाएगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये डेट आपको ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है, राइट। चलो, ये हो गया हमारा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। अब एक यहां पर एक और नया कंसेप्ट आता है हमारा लॉस रिटर्न का। ये क्या होता है? देखो, लॉस रिटर्न का मतलब होता है कि आपने जो रिटर्न फाइल करी है, इस बारी रिटर्न के अंदर आपने इनकम नहीं दिखाई बल्कि आपने लॉसेस दिखा दिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर लॉस की रिटर्न है तो हमारी इनकम तो है नहीं, इनकम नहीं है तो आप रिटर्न फाइल कर ही क्यों रहे हो? क्या पर्पस है रिटर्न फाइल करने का? देखो, रिटर्न फाइल करने का यहां पर जो पर्पस है वो पर्पस है कि आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। आप जब तक गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन नहीं दोगे कि मैंने कितने कितने लॉसेस कमाए थे, मेरे कितने कितने लॉसेस थे, जब तक आप गवर्नमेंट को बताओगे नहीं तब तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करोगे? तो अगर आपको अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी सेक्शन 139(3) के अंदर। उसी को बोला जाता है आपकी लॉस रिटर्न, एंड इसका मेन पर्पस होता है लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, जो कि आप आगे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करते हो, आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, वो भी आपको ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी। जो ड्यू डेट हमने पीछे देखी ना अभी ये वाली 31 जुलाई हो गया, 31 अक्टूबर हो गया, 30 नवंबर हो गया, इस ड्यू डेट तक आपको लॉस रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, तभी आप ये वाले लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ड्यू डेट वाले पॉइंट आपको याद रखना है, ड्यू डेट तक आपने लॉस रिटर्न फाइल करी तो ही लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एक तो भाई नॉर्मल बिजनेस का लॉस है जो कि आप जनरली 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है जो कि आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। स्पेसिफाइड बिजनेस जो अच्छे काम थे, वो वाले बिजनेस का जो लॉस है वो आप इनफाइनाइट पीरियड, अनलिमिटेड पीरियड तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अनलिमिटेड। कैपिटल गेन का जो लॉस था, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इसको भी आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, ये भी 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो आप ये समझो कि इन सभी लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न टाइम पर फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज ऐसे समझाता हूं, चलो इस तरीके से। मैंने आपको बोला कि देखो ये आपके हो गए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, ठीक है जी, ड्यू डेट। मैंने आपको बोला कि लॉसेस जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड आप तभी कर सकते हो जब ड्यू डेट तक आपने अपनी रिटर्न फाइल कर ली, इस डेट तक फाइल कर ली। लेकिन ड्यू डेट के बाद फाइल करी ना तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो सेट ऑफ होता है ना, सेट ऑफ तो कर सकते हो। सेट ऑफ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न फाइल करोगे तो जो आप करते हो हमारा इंट्रा हेड सेट ऑफ करते हो, इंटर हेड सेट ऑफ करते हो, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। राइट, ये बात को ध्यान रखना है। लेकिन एक बात, हाँ, कुछ लॉसेस ऐसे भी हैं, सिर्फ 2 लॉसेस जो कि आप फिर भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इवन दो आपने रिटर्न अपनी फाइल करी है, ड्यू डेट के बाद आपने फाइल करी है, स्टिल आप ये 2 लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एक तो है आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एंड एक है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये 2 चीजें जो है ये आप फिर भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इवन दो आपकी रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपकी फाइल हुई है। ठीक है जी। अब एक बात है जो कि आपने और ध्यान रखनी है, यहां पर ये मेजर पॉइंट है आपका, मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, ये कहता है कि ये जो कंडीशन हमने पढ़ी है कि लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये कंडीशन जो है ना ये सिर्फ उसी वाले साल के लिए है जिस साल का वो लॉस बिलोंग करता है। अब जरा समझो इसको इस एग्जांपल से। जैसे मान लो मैं बात करता हूं प्रीवियस ईयर 25-26 की हम लोग बात करते हैं। चलो, अब मान लो 25-26 में अगर मान लो मुझे लॉस हो जाता है एंड मैंने मान लो लेट फाइल करी है, ठीक है जी, मैंने यहां पर लेट फाइल करी है, जस्ट अ सेकेंड, लेट फाइल करी मतलब कि मैंने ड्यू डेट के बाद फाइल करी, तो मैं इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये बात क्लियर है हमें, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मान लो कि इसका पिछला मेरा साल चल रहा था 24-25, इस साल में मुझे हुआ था कुछ लॉस एंड करंट ईयर में मुझे हो जाता है कुछ प्रॉफिट। ठीक है जी, करंट ईयर में प्रॉफिट होता है। करंट ईयर की जो रिटर्न है वो तो मैंने लेट फाइल करी है, लेकिन 24-25 की जो रिटर्न थी ना ये तो मैंने ऑन टाइम फाइल कर दी थी, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऑन टाइम फाइल करी थी। तो भाई ये जो पुराने साल का लॉस है इसको क्या मैं करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं?
हाँ कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस साल की रिटर्न तो मैंने टाइम पर फाइल करी थी और पुराने साल का लॉस क्या करंट ईयर के प्रॉफिट से मैं एडजस्ट कर सकता हूं, सेट ऑफ कर सकता हूं, द आंसर इज यस कर सकता हूं। एक बात और, करंट ईयर मैंने रिटर्न लेट फाइल करी, स्टिल क्या मैं पुराने साल के लॉस जो मेरे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं, क्या मैं इस साल के बाद आगे 7 साल और कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? द आंसर इज यस कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कंडीशन हमने देखी है ना रिटर्न टाइम पे फाइल करने की, ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लॉस के लिए, जिस साल का लॉस है उस साल के रिटर्न लेट फाइल करोगे तो ही कॉन्सिक्वेंस आएगी। ठीक है जी, ये हमारा हो गया लॉस रिटर्न वाला कंसेप्ट। फिर हमने देखा इसके बाद बिलेटेड रिटर्न, ये क्या होता है? देखो बिलेटेड रिटर्न मतलब होता है कि जब आप अपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो उसको बोला जाता है बिलेटेड रिटर्न। अगर आपकी ड्यू डेट निकल गई तो क्या उसके बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं? हाँ जी हाँ कर सकते हैं, बिलेटेड रिटर्न बोला जाता है उसको, एंड ये भी आप फाइल कर सकते हो। अच्छा कब तक फाइल कर सकते हैं? देखो बिलेटेड रिटर्न जो होती है ना, बिलेटेड रिटर्न के लिए आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका असेसमेंट ईयर है, तो प्रीवियस ईयर है असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर जो होता है इसकी डेट हमारी होती है 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027। यहां पर आपको ध्यान देना है कि बिलेटेड रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है दैट इज 3 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो मेरा जो असेसमेंट ईयर है ये है, इससे 1 2 3 महीने पहले आ जाओ तो 31 दिसंबर ऑफ 2026, 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, ये बनेगी मेरी लास्ट डेट टू फाइल द बिलेटेड रिटर्न। इसके आगे मैं बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, ये होगी मेरी लास्ट डेट ऑफ बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग। या तो भाई ये वाली डेट, या फिर अगर आपकी असेसमेंट पहले कंप्लीट होगी तो वो वाली डेट। लेकिन ये बात आपको ध्यान नहीं रखनी, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। ठीक है जी। अच्छा अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दी तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे आपके ऊपर? भाई सबसे पहले तो वही जो हमने ऊपर ऊपर देखा अभी अभी कि अगर लॉस की रिटर्न थी तो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जो हमने अभी देखा। तो पहली कॉन्सिक्वेंस तो यही आपकी, लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दूसरी बात, कुछ आपकी डिडक्शंस होती है हमारी पार्ट सी वाली। अगर आपको याद होगा पार्ट सी की इनकम बेस्ड डिडक्शंस, ये हमारी 80 QQB, 80 RRB, 80 JJAA, ये वाली जो डिडक्शन थी ना ये आपको तभी मिलती थी जब आप अपने रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करते थे। तो ये वाली डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, ये हमने पढ़ा था डिडक्शन वाले टॉपिक के अंदर। वैसे एक और थी हमारी 10AA की डिडक्शन जो कि अलग चलती थी, वो वाली डिडक्शन भी हमें नहीं मिलने वाली। एक बात और, आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा 234A के अंदर 1% पर मंथ पार्ट ऑफ मंथ का। आपका जितना भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स रहता है ना उसके ऊपर 1% पर मंथ पार्ट ऑफ मंथ का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अगर 1-2 दिन भी आगे एक महीने के तो उस पूरे महीने का इंटरेस्ट आपको लगाना पड़ेगा 1% के रेट से। ठीक है जी, सॉरी। और एक बात और, लास्ट कॉन्सिक्वेंस, कि अगर मान लो आपने लेट रिटर्न फाइल करी है तो आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। इसको फीस भी बोला जाता है, पेनल्टी भी बोला जाता है। तो लेट फाइलिंग फीस 234F के अंदर 5,000 रुपए की लगाई जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो अप टू 5 लाख है तो फिर ये सिर्फ 1,000 तक ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा बिलेटेड रिटर्न। इसके बाद एक और हमारा कंसेप्ट आता है हमारा रिवाइज रिटर्न का। रिवाइज रिटर्न क्या होता है? देखो अगर आपकी रिटर्न फाइल करते हुए आपसे कुछ गलती होगी, मान लो कोई इनकम आप दिखानी थी आप दिखाना भूल गए, या फिर मान लो कोई एक्सपेंस आपको दिखाना था आप दिखाना भूल गए, या फिर मान लो कुछ आपने रॉन्ग स्टेटमेंट कर दी, आप कुछ दिखाना था आपने दिखा दिया लेकिन गलत दिखा दिया, कोई आपने रॉन्ग स्टेटमेंट कर दी, मिस्टेक हो गई, या कोई ओमिशन हो गया, तो उन केसेस में आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, उसको बोला जाता है रिवाइज रिटर्न। तो रिवाइज रिटर्न कौन कौन सी रिटर्न हो सकती है? सबसे पहली बात, जो आपकी नॉर्मल रिटर्न थी हाँ वो भी रिवाइज कर सकते हो, लॉस रिटर्न थी हाँ वो भी रिवाइज कर सकते हो, अच्छा बिलेटेड रिटर्न थी ड्यू डेट के बाद वाली, हाँ जी हाँ वो भी रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइडेड कोई ओमिशन आपने हो कर लिया था या फिर कोई रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई थी उस वजह से आप रिवाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो। अच्छा कब तक कर सकते हैं? सेम डेट है यहां पर भी कि जो आपका प्रीवियस ईयर है असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 3 महीने पहले यानी कि 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, ये डेट आपको याद रखनी है, 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। हमारे केस में 31 दिसंबर 2026 ये बैठने वाला है, तो ये आपकी रहती है टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। ये डेट, या फिर अगर आपकी असेसमेंट पहले कंप्लीट होगी तो विच एवर इज अर्लियर, लेकिन आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। आई होप सारा क्लियर है। अच्छा एक बात और, अगर आपने एक बार रिवाइज रिटर्न फाइल कर दी तो क्या हम दोबारा कर सकते हैं? द आंसर इज यस कर सकते हो। आप इसको कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक। आपको उस डेट तक जितनी बार रिवाइज करनी है करो, आपको सुबह करनी है शाम को दोबारा करनी है, जितनी बार करनी है करो, आपकी मर्जी है जितनी बार कर सकते हो। लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान रखना, जो रिवाइज रिटर्न होती है ना उससे जो भी आपके लेटेस्ट वाली रिवाइज रिटर्न होगी उससे आपकी पुरानी वाली सारी रिटर्न्स में जो जो भी इंफॉर्मेशन लिखी थी वो सारी हट जाएगी। लेकिन जो ओरिजिनल रिटर्न थी सबसे पहली, उसकी जो डेट ऑफ फाइलिंग थी वो सेम रहेगी। आपको इससे एग्जांपल से समझाना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं इसकी,
जैसे मान लो कि आपकी जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है वो है 31 जुलाई 2026, ठीक है जी, 31 जुलाई आपकी ड्यू डेट है। अब मान लो आपने जो ओरिजिनल आपने रिटर्न फाइल करी थी, ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम, वो आपने फाइल कर दी मान लो 25 जुलाई 2026, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये आपने टाइम पर करी है? हाँ जी हाँ, आपने ये ऑन टाइम कर दी, तो कोई आपके ऊपर लेट फाइलिंग की 5,000 रुपए की फीस नहीं लगाई जाएगी। लेकिन मान लो आगे चलकर आपने इसको रिवाइज कर दिया, रिवाइज्ड, तो रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम जब आपने फाइल करी तो वो आप फाइल कर सकते हो 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर, मान लो आपने यहां पर 21 दिसंबर को आपने फाइल कर दी, 21 दिसंबर 2026, इस डेट पे आपने फाइल कर दिया रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। तो क्या आप रिवाइज कर सकते हो? हाँ जी हाँ, कर सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन होगी, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन थी यहां पर और जो इंफॉर्मेशन है यहां पर, पुरानी वाली इंफॉर्मेशन सारी की सारी इग्नोर कर दो, लेकिन नई वाली इंफॉर्मेशन अब आपके आ जाएगी। लेकिन जो डेट है ना, डेट आपके रिवाइज्ड की नहीं चलेगी, वो तो आपके पुरानी वाली ही चलेगी। डेट ऑफ फाइलिंग वही मानी जाएगी जो हमारी पुरानी वाली थी, वो चेंज नहीं करी जाएगी। राइट, आई होप क्लियर है। ऐसा लोग इसलिए करते हैं ताकि उनके ऊपर लेट फाइलिंग की पेनल्टी ना लगाई जाए, वो जो 5,000 रुपए की फीस है वो ना देनी पड़े। लोग ऐसी हरकतें करते हैं रियल लाइफ में। उसके बाद एक आता है हमारा कंसेप्ट डिफेक्टिव रिटर्न का। ये क्या होता है सर? डिफेक्टिव रिटर्न मतलब कि आपकी रिटर्न जो है ना वो गलत फॉर्म में चली गई, या आपने कोई मेजर कोई टेक्निकल डिफेक्ट आपने कर दिया। समझो मेरे साथ, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो रिटर्न थी वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में नहीं गई। जैसे एक होता है हमारा ITR1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 4, 5, 6, 7, बहुत सारे होते हैं। अगर मान लो आपकी रिटर्न जानी थी ITR3 में, आपने 4 में या फिर 2 में फाइल कर दी, तो आपने गलती कर दी, आपने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में फाइल नहीं करी। या फिर यह हो सकता है कि आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से पहले अपनी टैक्स पेमेंट का प्रूफ आपको दिखाना था कि मैंने मेरा रिमेनिंग टैक्स पे कर दिया, ये लो मेरा चालान नंबर देखो। ये चालान नंबर आपने एज अ प्रूफ ऑफ टैक्स पेमेंट आपने अटैच नहीं करा। या फिर हो सकता है कि आपने टैक्स ऑडिट करवाना था, लेकिन आपने टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट करे बिना आपने डायरेक्टली अपनी रिटर्न फाइल कर दी। तो वो जो रिटर्न है ना वो आपकी डिफेक्टिव रिटर्न हो जाती है। देखो भाई, टैक्स ऑडिट किस पे लगता था? जिसका टर्नओवर आपका 1 करोड़ से ज्यादा होता था, उसके ऊपर टैक्स ऑडिट लगता था। अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट लगता है, आपने टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट फाइल नहीं करी, उसके बिना आपने रिटर्न फाइल कर दी, तो यहां पर आपके ऊपर आपकी जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव मान ली जाएगी। अगर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपको डिफेक्ट इंटीमेट करता है, आपको बताते हैं कि भाई आपने क्या गलती कर दी। तीनों में से जो भी गलती करी होती है आपको देता है 15 डेज का टाइम। 15 डेज का टाइम या फिर सच एक्सटेंडेड टाइम, आप उससे एक्स्ट्रा टाइम भी मांग सकते हो। जो डिस्कशन करने पर आपको 15 डेज या फिर एक्सटेंडेड टाइम देता है। उस टाइम तक आपने वो डिफेक्ट सही कर लेना है। अगर आपने कर लिया तो आपकी रिटर्न हो जाएगी वैलिड, ठीक है जी, चलेगा, रिटर्न आपकी वैलिड हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपकी रिटर्न मान ली जाएगी इनवैलिड। एंड इनवैलिड का मतलब यहां पर होता है वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब माना जाएगा कि आपने कभी रिटर्न फाइल करी ही नहीं, माना जाएगा कभी रिटर्न उनके पास आई नहीं, राइट, कभी आई ही नहीं, तो आपके ऊपर जो लेट फाइलिंग की पेनल्टी लगती है वो भी लग जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा डिफेक्टिव रिटर्न वाला कंसेप्ट। अब इसके बाद एक और देखते हैं, जो अपडेटेड रिटर्न के बारे में देखते हैं। तो सर आखिर ये अपडेटेड रिटर्न का मीनिंग क्या होता है? देखो, अपडेटेड रिटर्न का बेसिक मीनिंग ये है कि जो आपकी बिलेटेड रिटर्न का टाइम होता है 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, उसके भी बाद जो आप रिटर्न फाइल करते हो उसको बोला जाता है अपडेटेड रिटर्न। अब रियलिटी में बताओ, ये जो अपडेटेड रिटर्न होती है ना, ये एक्चुअल में एक आखिरी मौका है जो कि हमारी सरकार हमें देती है, लास्ट चांस उन लोगों के लिए जो कि पहले या तो रिटर्न फाइल करके बैठे हैं लेकिन उन्होंने कुछ इनकम छुपा ली थी, या फिर ऐसे लोग जो कि रिटर्न ही फाइल नहीं करते लेकिन उनकी कुछ इनकम आती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनको हमेशा टेंशन बनी रहती है कि इनके घर में कभी इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, कभी कुछ ना कुछ इनके घर में रेड बन जाएगी, रेड पड़ जाएगी, या फिर मान लो इनके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इनके मन में डर लगा रहता है। तो ऐसे लोगों को आखिरी मौका देने के लिए कि ये लोग खुद से सामने आकर खुद से अपने रिटर्न फाइल कर दे, इन लोगों को आखिरी मौका देने के लिए ये कंसेप्ट लाया गया अपडेटेड रिटर्न का। ये कंसेप्ट आज से 2 या 3 साल पहले का ही है, उससे पहले नहीं होता था, 2 या 3 साल पहले का है। एंड ये लोग कहते हैं कि अगर आपने किसी एक साल की अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है ना, तो आप कर सकते हो विद इन 48 मंथ्स। 48 मंथ्स मतलब कि 4 साल, 4 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। आपका जो असेसमेंट ईयर है उसकी भी आगे 4 साल आपको दे दिए गए। तो भाई 4 साल काफी होता है। ये लास्ट ईयर तक यहां पर 2 साल होता था, इस साल यहां पर अमेंडमेंट आपकी 4 साल कर दिया कि 4 साल तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। राइट, एक बात और, आपने चाहे पहले कोई रिटर्न फाइल करी थी या फिर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी थी किसी एक साल की, आप फिर भी उसको अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन वो फाइल आपने करनी है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट ऑफ बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न की टाइम थी हमारी 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक, उसके बाद आप फाइल करोगे तो उसको बोला जाएगा अपडेटेड रिटर्न। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वेदर और नॉट द असेसी हैज सबमिटेड रिटर्न ऑफ इनकम। हाँ जी हाँ, आप तब भी अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो।
अच्छा, एक बात और, यहां पर मेन चीज क्या है कि अपडेटेड रिटर्न जो है ना वो कुछ कुछ केसेस में आप फाइल नहीं कर सकते। मेन चीज क्या है जरा समझो। अपडेटेड रिटर्न कब कब फाइल नहीं कर सकते? कि जब आपकी अपडेटेड रिटर्न आपकी लॉस की रिटर्न है तो लॉस नहीं फाइल कर सकते। अगर आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है ना तो उसमें कुछ इनकम ही आपको दिखानी पड़ेगी, लॉस की रिटर्न नहीं होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका लॉस उससे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग लॉस भी नहीं होना चाहिए, इंक्रीज इन लॉस भी नहीं होना चाहिए। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। दूसरी बात, आपकी रिटर्न जो है अपडेटेड रिटर्न वो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जहां पर आपका रिफंड बन रहा है या फिर रिफंड था लेकिन रिफंड इंक्रीज हो रहा है या फिर टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आपने किसी एक साल के अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर रखी है तो दोबारा से उस साल के आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। और एक बात और कि अगर आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग पहले स्टार्ट हो चुकी है तो फिर आप उस साल के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मेन चीज क्या है जरा समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको दोबारा आपको बताते हुए वाला, सुनो जरा ध्यान से। अपडेटेड रिटर्न जो होती है उसमें आप लॉस नहीं दिखा सकते, पहली बात ये होगी आपकी लॉस नहीं दिखाना। दूसरी बात, आपका जो रिफंड है वो रिफंड नहीं आना चाहिए, या फिर रिफंड अगर था तो रिफंड आपका बढ़ना नहीं चाहिए, या फिर अगर टैक्स लायबिलिटी थी तो टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए। बेसिकली गवर्नमेंट कहती है कुछ ना कुछ आपको देकर ही जाना है, कुछ हमसे लेना नहीं है, राइट। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम थी तो कम नहीं कर सकते उसको, राइट। अपडेटेड रिटर्न में आप कुछ ना कुछ सरकार को एक्स्ट्रा देकर ही जाओगे, कुछ लेकर नहीं आओगे। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट यहां पर आता है कि अपडेटेड रिटर्न अगर एक साल की ऑलरेडी जा चुकी है ना तो उस साल की दोबारा से नहीं जाएगी। और अगर आपके अगेंस्ट उस वाले साल के लिए ऑलरेडी आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, असेसमेंट प्रोसीडिंग, तो इसका मतलब कि इनकम टैक्स वालों ने रेड स्टार्ट कर दिया आपके अगेंस्ट, तो वो जो है ना ऐसे केस में असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई तो फिर उस साल की अपडेटेड रिटर्न अब आप फाइल नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, मैंने बोला अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हो विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। इसका मतलब ये है कि जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर है 25-26, आपका असेसमेंट ईयर है 26-27। असेसमेंट ईयर में एक तो आगे आपकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, हम इसकी बात नहीं कर रहे। फिर एक आगे आपकी बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट, लास्ट डेट, दैट इज 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो 31 दिसंबर जो है ये हमारी गवर्नमेंट कहती है कि इस डेट के बाद से आपने जो भी रिटर्न फाइल करी उसको बोला जाता है अपडेटेड रिटर्न, एंड वो आप फाइल कर सकते हो विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। यहां से ये देखो, बिलेटेड रिटर्न से नहीं, यहां से नहीं, आपको एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से 48 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, 4 साल का। लेट एंड एक बात और समझना मेरे साथ कि अगर मान लो आपने यहां पर बिलेटेड रिटर्न के बाद के अगले दिन से, यानी कि बेसिकली यहां से लेकर यहां तक 1 जनवरी 2027 से लेकर 31 मार्च 2028 तक आपने फाइल करी, या फिर यहां पर करी 31 मार्च 2029, या फिर मान लो यहां पर करी 31 मार्च 2030, या फिर मान लो यहां पर करी 31 मार्च 2031। ठीक है जी, इन सारे पीरियड का आपका अलग अलग से एडिशनल टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो जरा समझना, अपडेटेड रिटर्न के अंदर जो आपने एक्स्ट्रा टैक्स देना है ना वो तो आपने देना ही देना है, साथ ही साथ जो आपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना है वो तो आपने देना ही देना है। ठीक है, वो तो देना ही देना है। साथ ही साथ जो आपकी लेट फाइलिंग की आपकी फीस लगती है, लेट फीस, वो तो आपने देनी ही देनी है। ये सारी चीजें आपने देनी देनी है, एज वेल एज इन दोनों पर, ये देखो टैक्स और इंटरेस्ट, इन दोनों पर मिलाकर आपको इसका एडिशनल टैक्स भी देना है। ये एडिशनल टैक्स जो होता है सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट के ऊपर लगाया जाता है, इसके ऊपर नहीं लगाया जाता। और ये एडिशनल टैक्स होता है टैक्स और इंटरेस्ट के टोटल का 25%, 25% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट। ये आपको एडिशनल टैक्स भी यहां पर देकर आना है। सेम चीज अगर मैं आगे बताऊं आपको एज इट इज, अगर मैं इसको आगे कॉपी करता रहूं तो करता रहूं, समझो आप इसको, मैं लिख नहीं रहा सारा, आपको इतना समझना है कि अगर इस पीरियड के बीच में आपने इतना किया, यहां से लेकर यहां तक आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल करी, तो ये तो देना ही देना है, साथ में आपको एडिशनल टैक्स भी देना है 25% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट, वो भी आपको देना है। अगर आपने इस पीरियड में किया, इस पीरियड में, जस्ट सेकंड मैं लिख लेता हूं एक बारी, यहां से लेकर यहां तक किया तो इतना हो गया, इसके आगे इस वाले पीरियड में किया अगले 12 महीने में, तो यहां पर भी आपको सब कुछ देना है, एज वेल एज एडिशनल टैक्स भी आपको देना है। इस बार आपको देना पड़ेगा 50% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट। और अगर इसकी भी बात आपने जाकर किया तो भी आपको देना पड़ेगा एडिशनल टैक्स। इस बार आप दोगे 60% ऑफ एडिशनल टैक्स। ठीक है जी, 60% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट, एज वेल एज इसकी भी बात अगर आपने जाकर किया इस वाले पीरियड के अंदर, तो आप दोगे इस बारी एडिशनल टैक्स 70% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट। तो ये आपको याद रखना है, 25%, 50%, 60%, 75%। और एक बार यहां से भी देख लेते हैं, आपने अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल करी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट, यानी कि 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर के बाद, एंड आपने करी बिफोर कंप्लीशन ऑफ 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, इस वाले पीरियड यहां से लेकर देखो ये 15 मंथ्स का पीरियड है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये 15 महीने का पीरियड आपका,
ठीक है जी, उसके आगे के सारे 12 महीने की पीरियड है। तो अगर आपने इस पीरियड के बीच में किया तो जो टैक्स बनता है वो तो दोगे, इंटरेस्ट बनता है वो भी दोगे, लेट फाइलिंग फीस है वो भी दोगे, लेकिन साथ में 25% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट भी दोगे। सेम चीज यहां पर अगर उसके नेक्स्ट आपने 12 महीने में किया, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 12 महीने बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ 24 मंथ्स, तो यहां पर आपका आ जाएगा 50% ऑफ एग्रीगेट टैक्स प्लस इंटरेस्ट। उसके बाद भी किया आपने आफ्टर 24 मंथ्स बिफोर 36 मंथ्स, तो अगेन यहां पर आ जाएगा 60% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट। एंड उसके भी बाद आपने किया 36 मंथ्स के बाद विद इन 48 मंथ्स आपने किया, तो 70% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा एज एन एडिशनल टैक्स। ठीक है जी, ये हो गया हमारा अपडेटेड रिटर्न। काफी इंटरेस्टिंग था ये वाला, काफी इंपॉर्टेंट था आपका। इसके बाद एक हमारे छोटा सा कंसेप्ट आता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सर ये क्या होता है? देखो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स ना वो वाला टैक्स होता है जो कि आप रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर पे करते हो। तो जरा समझना मेरे साथ, सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है। जैसे मान लो कि ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये असेसमेंट ईयर है, ठीक है जी। अब असेसमेंट ईयर में एक आपकी आ जाती है यहां पर ड्यू डेट, ठीक है जी। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आ गई, मान लो 31 जुलाई ऑफ 2026 हमारी आ गई। अब इस टाइम पर ना आप एक काम करोगे, मैं पूरे साल में अपनी जितनी इनकम कमाई उस पर आप निकालोगे टोटल टैक्स। ये निकालोगे आप स्लैब रेट लगाकर, जो भी आपको टोटल टैक्स आएगा वो ले लो। उसमें से आप देखोगे कि क्या मेरा, हाँ, उसमें से आप देखोगे कि सर क्या मेरे प्रीपेड टैक्सेस थे क्या? प्रीपेड टैक्सेस, अगर प्रीपेड टैक्सेस थे जो कि एडवांस टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, ये सारी चीजें आप इसमें से माइनस कर दोगे। फिर देखोगे क्या मेरे ऊपर कुछ इंटरेस्ट लग रहा है। हाँ जी हाँ, इंटरेस्ट लग रहा है, तो इंटरेस्ट आप यहां पर ऐड कर दोगे। अच्छा, फिर आप देखोगे क्या मेरे ऊपर कुछ लेट फाइलिंग फीस है क्या? अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करी है तो क्या कुछ लेट फाइलिंग फीस है? हाँ, तो ये आएगा आपका टोटल जो कि आपने टैक्स पे करना है। इसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है जी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स इसको बोला जाता है। ये आपने पे करना होता है एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग। ठीक है जी, ये है हमारा मेन चीज, इसको नेट टैक्स पेबल भी बोला जाता है। एंड एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपने जो नेट टैक्स ड्यू है आपने शॉर्ट पे कर दिया, मींस आपका बनता था ज्यादा लेकिन आपने कम पे कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका 4 लाख का बनता था, आपने उसमें से सिर्फ 2 लाख पे करा, तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि जो 2 लाख आपने शॉर्ट टैक्स पे किया है ना, पहले हम उसको लेट फाइलिंग फीस पर लगाएंगे, फिर हम उसको इंटरेस्ट पे लगाएंगे, फिर हम उसको यहां पर लगाएंगे जो रिमेनिंग हमारा टैक्स बनता है उसके ऊपर लगाएंगे। राइट, तो आपको ये चीज समझनी है, जो हमारा अगर आपने शॉर्ट पे कर दिया तो पहले उसको फीस पर लगाओ, फिर उसको इंटरेस्ट पे लगाओ, फिर बाद में उसको जो रिमेनिंग हमारा टैक्स बना उसके ऊपर लगाओगे। ठीक है जी, फीस फिर इंटरेस्ट फिर देन टैक्स। अच्छा, एक चीज और समझना, ये वाली वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, ये क्या होता है? देखो, एक बार आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी ना, तो रिटर्न फाइल करने के बाद आपको उसको वेरीफाई करना होता है। अब वेरीफाई कैसे होता है? 2 तरीके होते हैं। एक तो होते हैं कि अपने डिजिटल सिग्नेचर से कर दो, ये चीज आप सीखोगे आर्टिकलशिप के अंदर, या फिर आप अपने काम करो, आधार नंबर का ओटीपी आता है आपके मोबाइल फोन पर, उससे वेरीफाई कर दो, उससे भी वेरीफाई हो जाता है। लेकिन वेरीफाई किसने करना है, ये हमारा मेन टॉपिक है जो कि हमने पढ़ना है। अगर मान लो जो रिटर्न है वो रिटर्न इंडिविजुअल की रिटर्न है, तो इंडिविजुअल खुद ही उसको वेरीफाई करेगा। लेकिन अगर मान लो इंडिविजुअल जो है वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, या फिर मान लो इंडिविजुअल मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, रिटर्न वेरीफाई नहीं कर सकता, तो कोई भी पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई है ऑन हिज बिहाफ, तो वो पर्सन उसके रिटर्न वेरीफाई कर देगा। अच्छा, एचयूएफ की बात करें तो एचयूएफ का जो कर्ता होता है वो उसके रिटर्न वेरीफाई करेगा। लेकिन अगर कर्ता जो है वो इंडिया में नहीं है या फिर मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, तो फिर जो भी एडल्ट मेंबर ऑफ द एचयूएफ है, कोई भी एडल्ट मेंबर ऑफ द एचयूएफ यहां पर रिटर्न वेरीफाई कर देगा। पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म का जो मैनेजिंग पार्टनर होता है वो करेगा रिटर्न वेरीफाई। लेकिन अगर मान लो मैनेजिंग पार्टनर नहीं है, तो फिर कोई भी एडल्ट पार्टनर जो है वो रिटर्न वेरीफाई कर सकता है। एक बात और ध्यान रखना कि जो एलएलपी होती है, एलएलपी के अंदर मैनेजिंग पार्टनर नहीं होता बल्कि डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, वो कर देगा रिटर्न वेरीफाई। लेकिन हाँ, अगर कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी पार्टनर यहां पर उसके रिटर्न वेरीफाई कर सकता है। कंपनी के केस में एक होता है आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर वो है तो मैनेजिंग डायरेक्टर यहां पर रिटर्न वेरीफाई करेगा। लेकिन मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो फिर कोई भी अदर डायरेक्टर रिटर्न वेरीफाई कर सकता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, तो अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो फिर लिक्विडेटर उसके सारे के सारे एसेट होल्ड करके बैठा है, सारा कंट्रोल लेकर बैठा है, तो लिक्विडेटर उसके रिटर्न फाइल करेगा। लिक्विडेटर जो होता है उससे पहले एक बंदा आता है जिसको बोला जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये आप पढ़ोगे अपने सीए फाइनल के अंदर, ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसके बारे में सी फाइनल के लॉ के अंदर आप पढ़ोगे। तो अगर आपके ऊपर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस लग चुका है, आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो चुकी है उसके अगेंस्ट, आपकी कंपनी के अगेंस्ट, तो अब आपकी कंपनी का कंट्रोल एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास आ चुका है। अब वो इसके रिटर्न ऑफ इनकम को वेरीफाई करेगा। एक बात और, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, पॉलिटिकल पार्टी का भी हमारा सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी उसकी रिटर्न फाइल करेगा। लोकल अथॉरिटी की बात करूं तो इसका जो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है वो इसके रिटर्न फाइल करेगा, रिटर्न वेरीफाई करेगा। या फिर अगर बात करूं किसी एनी अदर पर्सन की, जो कोई भी पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट है उसके रिटर्न वेरीफाई करने के लिए, वो उसकी पर्सन की रिटर्न वेरीफाई कर देगा।
ठीक है जी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, आपने एक बार बस उसको रीड करना है। तो हमारी रिटर्न ऑफ इनकम की सारी बातें यहां पर हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर पैन की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सर आखिर ये पैन नंबर का मीनिंग क्या होता है, पहले ये तो बताओ। देखो पैन नंबर क्या होता है, पैन नंबर बेसिकली एक आपका 10 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जो कि हमारे इनकम टैक्स वाले आपको इशू करते हैं। एंड वो इशू करते हैं एक पर्पस के साथ इशू किया जाता है, ये एक आइडेंटिफिकेशन टूल की तरह काम आता है। जरा समझो, ये जो पैन नंबर होता है ना, इसके दो पर्पस होते हैं। एक तो पर्पस होता है कि आपकी जितनी भी तरह की टैक्स की कंप्लायंसेस होती हैं, हर कंप्लायंस के अंदर आपको ये मेंशन करना पड़ता है पैन नंबर। दूसरी बात, आपके आपके ऊपर नजर बनाने के लिए, आपको ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग टूल की तरह इसको यूज किया जाता है पैन नंबर को। गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि आपके कितने अकाउंट्स हैं, कितने बैंक अकाउंट खोलकर बैठे हो, कितने आपने स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस करी, ये सारी चीजें सरकार जानना चाहती है, आपके ऊपर नजर बना के रखना चाहती है। इसीलिए ये जो पैन नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये यूज किया जाता है एज अ ट्रैकिंग टूल। ये मेन कंप्लायंस टूल है इसका, ताकि आप कहीं पर कुछ टैक्स इवेजन ना कर दो। गवर्नमेंट इसको अवॉइड करने के लिए आपके ऊपर नजर बनाकर रखना चाहती है। अब जरा समझो किस किस पर्सन को पैन नंबर के लिए अप्लाई करना है, ये चीज मेन है आपको, एंड ये चीज आपको याद भी रखनी है, किस किस ने पैन के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले तो भाई कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तो हाँ जी हाँ, तुम पैन के लिए अप्लाई करो बाय 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाई, आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी, तो आप एक काम करो, असेसमेंट ईयर के अंदर 2 महीने का टाइम दिया, 31 मई तक आप अप्लाई कर दो पैन नंबर के लिए। ठीक है जी। या फिर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो कि बिजनेस करता है या प्रोफेशन करता है, एंड उसके बिजनेस का टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीप्ट जो है वो पूरे साल में 5 लाख से ज्यादा हो जाता है, या फिर उसको लगता है कि हाँ ज्यादा होने वाला है, तो आप एक काम करो, एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर तक आप पैन नंबर के लिए अप्लाई कर दो। या फिर आप अगर कोई ट्रस्ट हो आप अगर कोई ट्रस्ट हो, तो ट्रस्ट को यहां पर अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर तक उसको अप्लाई कर देना है पैन नंबर के लिए। या फिर मान लो आप कोई भी ऐसे रेजिडेंट पर्सन हो इंडिविजुअल को छोड़कर, जैसे कंपनी है, फर्म है, एओपी भी वही एचयूएफ भी आ जाएगा, इंडिविजुअल को छोड़ दो एंड आपको रेजिडेंट होना पड़ेगा। आपने अगर पूरे साल में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी है वो आपने 2.5 लाख या उससे ज्यादा की कर ली, 2.5 लाख और उससे ज्यादा की एग्रीगेट आपको चेक करना है, तो आपको यहां पर अपनी 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक आपको पैन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो भी रेजिडेंट पर्सन अदर देन इंडिविजुअल है ना, इसके जो डायरेक्टर्स हो गए, जैसे कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स, फर्म है तो उसके पार्टनर्स, कोई स्टार्टअप है तो उसका फाउंडर आ गया, या फिर मान लो कोई कोई अदर चीज जैसे लोकल अथॉरिटी है उसका प्रिंसिपल ऑफिसर आ गया, तो इनके ये वाले जो लोग होते हैं ना, डायरेक्टर, पार्टनर, फाउंडर, इनको भी पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। राइट, ये जो मान लो कोई ऐसे फर्म है जिसकी एग्रीगेट ट्रांजैक्शन 2.5 लाख और मोर होगी, तो उसके पार्टनर्स को भी अप्लाई करना पड़ेगा पैन के लिए अप टू 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। या फिर देखो ये लास्ट वाला पॉइंट अच्छा है, या फिर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो कि किसी बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं, एग्रीगेटिंग 20 लाख और मोर, पूरे साल में 20 लाख और मोर का पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो जैसे ये 20 लाख और मोर की लिमिट क्रॉस होने वाली है ना आपकी, उससे 7 दिन पहले पहले आपको पैन के लिए अप्लाई कर देना है। जब भी आप ये वाली ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, उससे 7 दिन पहले पहले पैन के लिए अप्लाई कर दो। या फिर मान लो कोई ऐसा पर्सन जो कि कैश विड्रॉ करना चाहता है, देखो यहां पर डिपॉजिट की बात हुई, यहां पर विड्रॉल की बात हो रही है, एग्रीगेट 20 लाख और मोर का पैसा विड्रॉ करना चाहते हो पूरे साल में, तो आपको एटलीस्ट 7 दिन पहले पहले आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आप किसी बैंक के साथ, कोऑपरेटिव बैंक के साथ कुछ करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो ये जो 2 अकाउंट होते हैं ना, ये बिजनेस के अकाउंट होते हैं, बैंक के साथ जो बिजनेस के अकाउंट खुलते हैं उनकी बात हो रही है। तो ये जो अकाउंट होते हैं इसके लिए भी आपको 7 दिन पहले पहले पैन के लिए अप्लाई करना पड़ जाएगा। अच्छा, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए हम लोग पैन नंबर इशू करवा सकते हैं? द आंसर इज यस। हमारा जो असेसिंग ऑफिसर है ना, वो अगर उसको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसके लिए वो पैन नंबर इशू करवाना चाहता है, चाहे उसकी इनकम जो है, चाहे उसका टैक्स पेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा, स्टिल हमारा जो असेसिंग ऑफिसर है उसके पास पूरी पावर है किसी दूसरे पर्सन के नाम पर पैन इशू करने की। अगर वो ऐसा चाहता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड, हाँ जी हाँ, वो किसी और के नाम पर भी पैन नंबर इशू कर सकता है। उसको रीजन देना पड़ेगा इस चीज का, चाहे उस पर्सन का टैक्स पेबल बन रहा हो या ना बन रहा हो, वो पैन नंबर इशू करवा सकता है। एक चीज का ध्यान रखना कि जो पैन नंबर होता है ना, ये आपको कहां पर मेंशन करना जरूरी है। सबसे पहली चीज, जो मेन चीज है, आपकी जितनी भी इनकम टैक्स की रिटर्न जाएंगी वहां पर आपको पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। वैसे ही साथ में आपके जितने भी टैक्स पेमेंट के चलान होंगे वहां पर भी आपको पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपने कोई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन कर ली, जो हम अगले पेज पे पढ़ने वाले हैं, उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, हर एक डॉक्यूमेंट में आपका पैन नंबर मेंशन होना चाहिए। इसी के थ्रू तो हमारी गवर्नमेंट जो है हमारे ऊपर नजर बना के रखती है, इस पैन नंबर के थ्रू ही हमारे ऊपर नजर बना के रखती है। राइट, तो आपकी जितनी भी रिटर्न्स होगी इनकम टैक्स की, हर जगह पर पैन नंबर मेंशन करो। आपके जितने भी टैक्स पेमेंट चलान होंगे हर जगह पर पैन नंबर मेंशन करो, या फिर आपने स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करी तो पैन नंबर मेंशन करो।
अब सवाल आते हैं कि स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है क्या। तो ये होती है हमारी सारी की सारी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन थी ना वो सारी मिक्स एंड मैच करके दे रखी थी। मैंने यहाँ पर बैंक वाली सारी ट्रांजैक्शन अलग कर दी एंड दूसरे लोगों के साथ की जितनी भी ट्रांजैक्शन थी उनको मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिया ताकि आपके लिए पढ़ने में आसानी हो जाए। तो जरा समझो कौन कौन सी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है जहां पर आपको पैन नंबर कोट करना मैंडेटरी है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो बैंक के साथ अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, कोई बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, उनके साथ, तो मान लो कि आपने किसी बैंक के साथ, कोऑपरेटिव बैंक के साथ या पोस्ट ऑफिस के साथ कुछ आपने करंट अकाउंट खुलवाना था या कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाना था, वहां पर आपने पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मान लो कि आपने किसी बैंक के साथ, कोऑपरेटिव बैंक के साथ कुछ एफडी करवा दी पूरे साल में 50,000 से ज्यादा, सुनो जरा ध्यान से, आपने एक एफडी कराई अगर 50,000 से ज्यादा की, या फिर सारी एफडीज मिलाकर आपकी 5 लाख से ज्यादा की होगी इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो आपको वहां पर पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। या फिर मान लो आपने कैश डिपॉजिट किया है 50,000 से ज्यादा का किसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस के साथ, या फिर मान लो आपने क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो पैन नंबर मेंशन करो वहां पर। या फिर मान लो आपने किसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक से कुछ बैंक ड्राफ्ट खरीद लिए या कुछ पे ऑर्डर खरीद लिए, कुछ बैंकर्स चेक खरीद लिए। ये क्या होता है, देखो ये सब जानने की जरूरत नहीं है, ये आपके पेमेंट के टूल्स होते हैं, इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, बस आप इतना समझो। तो आपने बैंक के साथ ये सारी ट्रांजैक्शन करी तो आपको वहां पर अपना पैन नंबर मेंशन करना ही करना पड़ेगा। ये तो होगी सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस। इसमें से आपको याद कौन सी रखनी है, सुनो, एक तो ये याद रखनी है, एक ये याद रखनी है और एक ये वाली याद रखनी है। ये तीनों आपको मेन है जो कि आपकी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा देखो अदर ट्रांजैक्शंस आपने करी तो यहां पर भी पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपके ऊपर नजर बनाना चाहती है। देखो सबसे पहली चीज, आपने अगर कोई मोटर व्हीकल, 4 व्हीलर्स वाला, 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर की यहां पर बात हो रही है, जो कि आपने सेल या फिर परचेज करी है, तो बेचोगे या फिर खरीदोगे वहां पर आपको अपना पैन नंबर मेंशन करना ही करना पड़ेगा। या फिर मान लो आपने कोई डीमैट अकाउंट खुलवा दिया, हाँ लेकिन एक सेकंड, ऊपर वाले पॉइंट पर दोबारा आओ, मैंने बोला मोटर व्हीकल अदर देन 2 व्हीलर्स, तो मोटरसाइकिल है, स्कूटर वगैरह वो सब यहां पर कवर नहीं होंगे, आपके 4 व्हीलर सारे के सारे यहां पर कवर हो जाएंगे। आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो वहां पर आपको पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो हाँ मेंशन करो वहां पर। अगर आपने किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स का सेल परचेस किया है मोर देन 1 लाख का, तो हाँ जी पैन नंबर मेंशन करो। या फिर मान लो आपने कोई सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स आपने खरीदे मोर देन 1 लाख के, सेल परचेस करें, तो हाँ जी हाँ वहां पर आप पैन नंबर मेंशन करो। या फिर आपने किसी म्यूचुअल फंड को पेमेंट करी है फॉर परचेजिंग इट्स यूनिट्स, म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदने के लिए, तो ये आपके अगर पूरे साल में 50,000 से ज्यादा के हैं तो हाँ जी हाँ पैन नंबर मेंशन करो। ये पूरे साल में नहीं, सॉरी, पर ट्रांजैक्शन आपके हैं। या फिर मान लो आपने किसी कंपनी के या किसी इंस्टीट्यूशन के डिबेंचर या बॉन्ड खरीदे थे आपने 50,000 से ज्यादा के, हाँ मेंशन करो। या फिर आपने आरबीआई के बॉन्ड इशू करे थे, परचेस करे थे आपने, या फिर आपने किसी होटल या रेस्टोरेंट को आपने पेमेंट कर दी 50,000 से ज्यादा की कैश में, यहां पर देखो ध्यान से, सिर्फ कैश लिखा है यहां पर, कैश। अगर आपने चेक से पेमेंट करी तो नहीं, तो मेंशन नहीं करना, कैश में करी है ना तो वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट देखना चाहती है आप कितना खाना खा रहे हो रेस्टोरेंट के अंदर, राइट, ये सब गवर्नमेंट ट्रैक करना चाहती है आपके ऊपर। या फिर मान लो आपने किसी फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए या फिर फॉरेन ट्रेवल पर आपने कुछ खर्चा कर दिया कैश में एक्सीडिंग 50,000, अगेन कैश में एक्सीडिंग 50,000, तो पैन नंबर मेंशन करो। या फिर मान लो आपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया एक्सीडिंग 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, हाँ जी हाँ यहां पर मेंशन करो। या फिर मान लो आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल या परचेस करी और उसमें से या तो उसका प्राइस या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इन दोनों में से कोई भी चीज आपकी 10 लाख से ज्यादा की है, तो हाँ जी हाँ यहां पर पैन नंबर मेंशन करो। या फिर आपने कोई भी गुड्स या सर्विस सेल परचेस करी है एक्सीडिंग 2 लाख पर ट्रांजैक्शन, ये पर ट्रांजैक्शन है तो ये आपकी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन बन जाएगी, यहां पर भी आपको यहां पर पैन नंबर मेंशन करना पड़ जाएगा। राइट, तो इनमें से कौन कौन सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है जरा सुनो। एग्जाम के अंदर क्या ज्यादा पूछा जाता है, एक तो भैया मोटर व्हीकल वाला पूछा जाता है, इसके अलावा ये इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला पूछा जाता है, और इसके अलावा एक आपका ये पूछा जाता है होटल वाला, ये वाला पॉइंट आपका पूछा जाता है, और ये फॉरेन ट्रैवल वाला पूछा जाता है। तो ये वाले पॉइंट आपने अच्छे से याद करके जाने, बाकी भी करने हैं लेकिन ये वाले ज्यादा देखकर जाने हैं। अच्छा एक चीज और, क्या कोई माइनर जो है जिसके पास अपना पैन नंबर नहीं है, क्या वो यहां पर इन वाले ट्रांजैक्शंस में इंटर कर सकता है? आंसर इज यस, कर सकता है, वो भी कर सकता है, लेकिन वहां पर उसको अपने पेरेंट्स का या फिर अपने गार्डियन का पैन नंबर फिर वहां पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके बाद फिर हमारा एक कंसेप्ट आता है कि जो हमारा पैन नंबर है एंड जो आधार नंबर है, क्या हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, कर सकते हो। जरा समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पीछे जो हमने ट्रांजैक्शन देखी जहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पर पैन नंबर कोड करना मैंडेटरी है, क्या वहां पर मैं अपना आधार नंबर भी कोड कर सकता हूं? उससे भी काम चल जाएगा? द आंसर इज यस, चल जाएगा आपका काम। तो ये प्रोविजन कहते हैं कि पैन नंबर और आधार नंबर दोनों इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि अगर आपने अपना पैन नंबर और आधार नंबर आपने दोनों को लिंक करा रखा है,
दोनों आपस में लिंक्ड है, तो हाँ ठीक है, जो आपने ट्रांजैक्शन जहां पर पैन नंबर के बेस पर करनी थी वहां पर उस जगह पर आधार नंबर मेंशन करोगे तो भी चल जाएगा। तो पैन नंबर और आधार नंबर आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके पास आधार नंबर है लेकिन आपको अभी तक पैन अलॉट नहीं हुआ है और आप वो ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, तो आप एक काम करो, वो वाली ट्रांजैक्शन करो। एंड जब आप ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली पैन नंबर इशू कर दिया जाएगा विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन एंड फीस। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे मान लो कि आप किसी बैंक के पास, मान लो आप गए कुछ, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए किसी बैंक के पास गए। अब वहां पर आपको पैन नंबर मेंशन करना था। अगर आपके पास ऑलरेडी पैन नंबर है एंड आप आधार को एंड पैन को लिंक कराकर बैठे हो, तो वहां पर आप एक काम करो, पैन नंबर की जगह पर आधार नंबर मेंशन कर दो, आपको वहां पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। वहां पर आपको मना नहीं किया जाएगा, आपको इशू कर दिया जाएगा। ठीक है जी। वैसे मान लो आप गाड़ी लेने के लिए चले गए, आपने पैन को और आधार को लिंक करा रखा है, तो आप वहां पर अपने पैन की जगह आधार नंबर मेंशन करोगे, आपको तब भी गाड़ी दे देंगे। ठीक है जी, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, अगर मान लो कि आपको अभी तक पैन नंबर इशू नहीं हुआ था, आप फिर भी वहां पर बैंक के पास चले गए या फिर आप गाड़ी खरीदने के लिए चले गए, तो वहां पर आपने अगर अपना आधार नंबर मेंशन कर दिया तो आपको वहां पर ऑटोमेटिकली पैन नंबर इशू कर दिया जाएगा विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन एंड फीस। आपको फ्री फंड में ऑटोमेटिकली यहां पर पैन नंबर इशू कर दिया जाएगा आपके नाम पर। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है कि जो पर्सन अपना पैन नंबर या फिर अपना आधार नंबर सामने फर्निश कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसने पहले ऑथेंटिकेट करना है कि ये पैन और आधार उसको ही बिलोंग करते हैं। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है कि उसने पहले ऑथेंटिकेट करना है कि ये पैन आधार मेरा खुद का है। दूसरी बात, जो पर्सन आपसे पैन और आधार कार्ड ले रहा है, जैसे बैंक हो गया या फिर शोरूम वाला हो गया, मोटर व्हीकल वाला, वो उसको भी इंश्योर करना है पहले कि वो जो पैन और आधार मुझे मिल रहा है वो सामने वाले पर्सन का ही है। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, दोनों को ये चीज पहले ऑथेंटिकेट करनी पड़ेगी। ये देखो, एवरी पर्सन हु एंटर्स इनटू द प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन एंड सबमिट्स हिज पैन और आधार शैल ऑथेंटिकेट दैट द पैन और आधार बिलोंग्स टू हिम। उसको भी इंश्योर करना है। एंड जो पर्सन ये रिसीव कर रहा है डॉक्यूमेंट, उसको भी यहां पर इंश्योर करना पड़ेगा, वो भी रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। ठीक है जी। अब पेनल्टी क्या लगाई जाएगी? ये जो हमने इतनी सारी बातें पढ़ी अभी पैन से रिलेटेड, हमारे ऊपर पेनल्टी क्या लगाई जाएगी अगर हमने नहीं मानी? जैसे फॉर एग्जांपल पीछे हमने देखा कि किन किन लोगों को पैन नंबर के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी है। ये देखो, अगर मान लो कि भाई इन लोगों को मैंडेटरी है लेकिन इन्होंने अप्लाई नहीं करा तो क्या पेनल्टी है, या फिर कहां कहां पर आपको पैन नंबर मेंशन करना था, अगर आपने नहीं किया तो क्या पेनल्टी है। तो जरा समझो, अगर आपको पैन के लिए अप्लाई करना था, आपने नहीं किया, तो आपके ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आपने कहीं पर पैन नंबर मेंशन करना था या फिर आधार नंबर मेंशन करना था, क्योंकि इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, तो वहां पर आप अगर नहीं किया आपने, तो आपके ऊपर 10,000 रुपीज फॉर ईच डिफॉल्ट आपके ऊपर लगाई जाएगी पेनल्टी। यहां पर ईच डिफॉल्ट लिखा है, ईच डिफॉल्ट हर बारी लगाई जाएगी 10,000 रुपए की पेनल्टी। वैसे मान लो आपने अगर पैन नंबर इशू मेंशन करना था, आपने कर दिया लेकिन आपने गलत कर दिया, आपने फेक पैन नंबर वहां पर डाल दिया, तो अगेन 10,000 रुपीज फॉर ईच डिफॉल्ट आपके ऊपर लगाई जाएगी पेनल्टी। या फिर हो सकता है कि जो आपने पैन और आधार दिया, आपने उसको ऑथेंटिकेट नहीं करा, ये ऑथेंटिकेट नहीं करा कि ये मेरा ही है, मेरे को ही बिलोंग करता है, आपने ऑथेंटिकेट नहीं करा, तो अगेन 10,000 रुपीज की आपके ऊपर हर डिफॉल्ट के आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। या फिर मान लो जो सामने वाला पर्सन जिसको आप अपना पैन आधार दे रहे हो, वो उसने ऑथेंटिकेट नहीं करा, तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। हर एक केस में आपको 10,000 रुपए की ही पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इन शॉर्ट बोलूं, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक चीज याद करो, 10,000 रुपए, दैट्स इट। और एक चीज, हाँ, जो अप्लाई करना होता है ना, अप्लाई लाइफ में एक ही बार करना होता है, तो इसके लिए सिर्फ यहां पर 10,000 लिखा है, लेकिन ये सारी जो मिस्टेक्स है ना, ये मल्टीपल टाइम्स हो सकती है, तो हर बारी आपको यहां पर 10,000 फॉर ईच डिफॉल्ट आपको करना पड़ेगा, इतनी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। फिर एक पॉइंट यहां पर और आ जाता है कि जो आधार नंबर होता है ना, वो आपको लिंक भी कराना होता है अपने आधार को और पैन को साथ में। तो सबसे पहली बात एक समझो, पहले आधार नंबर की बात करते हैं कि आधार नंबर के बारे में क्या क्या लिखा है यहां पर। इन्होंने बोला है कि हर एक पर्सन जब पैन नंबर के लिए अप्लाई करेगा, तो जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा उसके अंदर अपना आधार नंबर उसको मेंशन करना ही करना है। एज वेल एज जब वो अपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा, तो रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर भी अपना आधार नंबर उसने मेंशन करना ही करना है। राइट, तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन वहां पर भी मेंशन करना है, एज वेल एज रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर भी उसने अपना आधार नंबर मेंशन करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके पास एकदम से आधार नंबर नहीं आता, तो आप आधार के लिए अप्लाई कर दो। अप्लाई करने पर आपको मिलेगी एक एनरोलमेंट आईडी, जो टेम्परेरी आईडी दी जाती है आपको, एनरोलमेंट आईडी। आपके पास अभी आधार नंबर नहीं है लेकिन एनरोलमेंट आईडी है ना, तो कोई बात नहीं, एनरोलमेंट आईडी मेंशन कर दो, उससे भी हम लोग काम चला लेंगे। ठीक है जी। लेकिन हाँ, एक बात यहां पर और आई, हमारे लास्ट ईयर की अमेंडमेंट है वाली, कि जो एनरोलमेंट आईडी वाला ऑप्शन था आपके पास, वो आपके पास 1 अक्टूबर 2024 से नहीं है, उसके पहले पहले था, उसके बाद से अब नहीं कर सकते आप। 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स आपके पास एनरोलमेंट आईडी का ऑप्शन नहीं है। अब आप एक काम करो, सिर्फ आधार नंबर ही मेंशन करो।
एंड जो लोग पहले 1 अक्टूबर 2024 से पहले पहले जो कि एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पर आधार नंबर में रिटर्न फाइल करके बैठे हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरकर बैठे हैं, वो अब उनके पास आधार नंबर आ चुका होगा। अब अपना आधार नंबर मेंशन कर दो। वो आपने मेंशन करना है बाय 31 दिसंबर 2025 तक। इस डेट तक आपको मेंशन कर देना है अपना आधार नंबर, अब आपको दे देना है। ये छोटा सा बड़ा कंप्लायंस वाला पॉइंट था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब एक चीज और समझना है यहां पर कि एक पर्सन ने अपना आधार और पैन जो है वो उसको लिंक करवाना है। आधार और पैन अगर आपने लिंक नहीं करवाया तो आपके ऊपर लगेगी कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। जरा समझना क्या बोला है। एवरी पर्सन शैल लिंक हिज आधार नंबर एंड पैन। आपको लिंक करवाना पड़ेगा। लिंक आपको करवाना पड़ेगा बाय 1 जुलाई 2023। ये डेट है आपकी। ये डेट तक आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर आपको लिंक करवाना पड़ेगा आपस में। अगर आपने लिंक नहीं करवाया ना तो इस डेट के बाद से आपका जो पैन नंबर है वो इनऑपरेटिव मान लिया जाएगा। माना जाएगा कि वो किसी काम का नहीं है, बेकार हो जाएगा, बिल्कुल ही इनऑपरेटिव मान लिया जाएगा। एंड उसके बाद ये देखो, इस डेट के बाद अगर आपने अभी तक लिंक नहीं करवाया, उसके बाद आपका पैन नंबर इनऑपरेटिव हो गया, तो उसके बाद जो भी हमने पीछे ट्रांजैक्शंस देखी, ये वाली सारी ट्रांजैक्शन जो हमने देखी, इनमें से जो भी ट्रांजैक्शन आपने इनकर करी है ना, सारी ट्रांजैक्शन आपकी इनवैलिड मान ली जाएगी। राइट, सारी के सारी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी कि आपने इनवैलिड ट्रांजैक्शन में अपना पैन नंबर कोट ही नहीं करा, ऐसा मान लिया जाएगा। एंड आपका हर ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आपके ऊपर 10,000 रुपए की यहां पर पेनल्टी लगा दी जाएगी। राइट, हर एक ट्रांजैक्शन जो पीछे लिखी थी, हर एक ट्रांजैक्शन की 10,000 की 10,000 की 10,000 की पेनल्टी आपके ऊपर लगा दी जाएगी। आई होप क्लियर है सारा। तो ये है आपके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। एंड एक आपको बात बताऊं, और वैसे ये पॉइंट हमारा एडवांस टैक्स के अंदर आता है, लेकिन स्टिल आपको बता देते हैं। चलो, एक हमारे ऊपर लगाई जाती है फीस। ये पेनल्टी जो है वो तो लगाई जाएगी, साथ ही साथ में आपके ऊपर फीस भी लगाई जाएगी। ये होती है हमारे सेक्शन 234H के अंदर फीस लगाई जाती है। एंड ये जो फीस होती है ना, ये भी आपके आधार और पैन को लिंक करवाने की होती है। ये लोग कहते हैं कि अगर आपने बिफोर 1 अप्रैल 2022 आपने अगर लिंक करवा लिया तो ठीक है, फिर तो आपकी कोई यहां पर फीस नहीं लगती। लेकिन अगर मान लो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून आएगा, 30 जून 2022, इस पीरियड के बीच में अगर आपने करवाया है लिंक, तो आपको 500 रुपए की आपको फीस देनी पड़ेगी 234H के अंदर। एज वेल एज मान लो 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स आपने कराया है तो 1,000 रुपए की आपको फीस देनी पड़ेगी। राइट, ये जो फीस है ना, ये हम पढ़ेंगे यहां पर 234H के अंदर, एडवांस टैक्स के अंदर, दोबारा बताऊंगा आपको। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स अगर आपने लिंक करवाया तो 1,000 की पेनल्टी है। लेकिन जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस थी ना कि आपका पैन इनऑपरेटिव बन जाएगा, वो आपकी 1 जुलाई 2023 से ही है। राइट, आई होप क्लियर है सारा। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस मतलब कि आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव माना जाएगा, 1 जुलाई 2023 से ही माना जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपना पैन नंबर और आधार को लिंक करवाना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ ना कुछ डिस्प्यूट की वजह से इनके पास आधार नंबर कई बार होता ही नहीं है। जैसे जो आपके जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं, वहां पर कुछ डिस्प्यूट चलते रहते हैं कभी कभी, नहीं तो आसाम, मेघालय, इन लोगों को भी अपना पैन नंबर, आधार नंबर मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है एंड कुछ लिंक करवाने की जरूरत भी नहीं है। राइट, दूसरी बात, जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है वो क्या करेगा आधार नंबर का, वो वहां पर वो हटा दो, उनके ऊपर ये आधार नंबर वाला प्रोविजन नहीं लगता। दूसरी बात, एक कोई ऐसा पर्सन जिसकी एज 80 ईयर्स और मोर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो तो एजेड पर्सन है, उसको कहां आप दफ्तरों में घुसाओगे, कहां वो दफ्तरों में घूमता रहेगा सरकारी दफ्तर में, तो उसको छोड़ो, उसको मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर आधार के लिए अप्लाई करना, आधार को लिंक करवाना। एंड एक बात और, कोई नॉन सिटीजन पर्सन है, उसके पास तो आधार नंबर होगा ही नहीं, तो इन सारे लोगों के लिए ये सेक्शन 139AA जो कि बात करता है आधार और पैन की, ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं करता इन लोगों के लिए। ठीक है जी। अभी लास्ट पॉइंट हमारा रह गया यहां पर, जिसको बोला जाता है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। ये क्या होता है जरा समझना, ये इंटरेस्टिंग है आपका। देखो, टीआरपी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बारी जो हमारे सीए इंटर के बच्चे होते हैं जो कि सीए फाइनल क्लियर नहीं कर पाते, या फिर मान लो जो सीएमए के बच्चे होते हैं जो कि सीए इंटर कर लेते हैं लेकिन फाइनल नहीं क्लियर कर पाते, या सीएस वाले भी होते हैं जो कि सीएस का इंटर कर लेते हैं, फाइनल नहीं कर पाते। राइट, तो वो जो होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, ये बेचारे लाइफ में अटक जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इनके बेनिफिट के लिए हमारा जो सीबीडीटी है, सीबीडीटी, इसने एक यहाँ पर स्कीम निकाली टीआरपी के नाम से। एज वेल जो हमारे बीकॉम वाले बच्चे होते हैं, या फिर जो भी कोई बैचलर्स डिग्री करके आते हैं, जो कि अच्छी जॉब करना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं फैमिली के लिए, उनके लिए एक स्कीम लेकर आई हमारी सीबीडीटी। सीबीडीटी में बोला कि अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो कि ये वाले क्वालिफिकेशन लेकर बैठे हो और आपको कुछ कमाई स्टार्ट करनी है, तो आप एक काम करो, आप सीबीडीटी का एक हमारा टीआरपी का एग्जाम दे दो। आप पहले ये एग्जाम दो, इस एग्जाम को आप क्लियर करो। एग्जाम को देने के बाद आपके कुछ हम लोग कराएंगे ट्रेनिंग के बाद हम आपको एक
टीआरपी का, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का, हम आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, सर्टिफिकेट। एंड अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाता है ना, तो आप छोटे छोटे जो क्लाइंट होते हैं, छोटे छोटे क्लाइंट्स की रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। छोटे क्लाइंट्स मतलब कि सर ऐसे क्लाइंट जो कि कवर होते हैं स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन के अंदर। ये जो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन होती है, ये अपनी रिटर्न ऑफ इनकम टीआरपी के थ्रू फाइल करवा सकते हैं। स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन मतलब कोई भी ऐसा पर्सन अदर देन अ कंपनी, कंपनी को छोड़कर, कंपनी नहीं, कंपनी के बड़े अकाउंट्स होते हैं, कंपनी की ये लोग रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवानी है, या तो भाई उसको टैक्स ऑडिट करवाना है या फिर किसी दूसरे लॉ के अंदर उसको ऑडिट करवाना है। तो बेसिकली आप ये समझो कि जो टीआरपी होते हैं, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, ये लोग सिर्फ छोटे छोटे क्लाइंट की रिटर्न फाइल करते हैं, कंपनी की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। एज वेल एज कोई ऐसा क्लाइंट जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होनी है, उनकी रिटर्न ये लोग फाइल नहीं कर सकते। उसके अलावा जो छोटे छोटे क्लाइंट होते हैं, जैसे सैलरी वाले हो गए या छोटे छोटे बिजनेसेस वाले हो गए, उनकी रिटर्न ये लोग फाइल कर सकते हैं। आई होप क्लियर है सर। आप 44 एडी एडीए वाले जो रिटर्न होती है वो भी ये लोग फाइल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कौन कौन लोग टीआरपी नहीं बन सकते? टीआरपी ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक टीआरपी नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो सीए बन गया ना, वो बड़े बड़े क्लाइंट देखे, वो छोटे क्लाइंट क्यों देखेगा। या फिर जो लीगल प्रैक्टिशनर होते हैं वो भी टीआरपी नहीं बन सकते, वो जाकर टैक्स के केस लड़ेंगे, वो टीआरपी की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। या फिर मान लो आप किसी शेड्यूल्ड बैंक के ऑफिसर हो, तो बैंक में काम करो, ये टीआरपी वाला काम मत करो। या फिर मान लो ये जो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन थे जो कि अपनी रिटर्न टीआरपी से फाइल करवा रहे हैं, आप उसी के कुछ एम्प्लॉय हो, तो आप भी फिर टीआरपी नहीं बन सकते। तो सिंपल सी बात है ना, आप अगर टीआरपी से रिटर्न फाइल करवा रहे हो, आप उसके एम्प्लॉय नहीं हो सकते, फिर आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आप उसके एम्प्लॉय नहीं हो सकते। तो एक सीए है वो नहीं करवा सकता, लीगल प्रैक्टिशनर नहीं करवा सकता, ऑफिसर ऑफ ए शेड्यूल्ड बैंक है, या फिर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन जो कि टीआरपी से रिटर्न फाइल करवाता है, उसके एम्प्लॉय हो तो भी आप यहां पर नहीं बन सकते टीआरपी। अच्छा, क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए? इसके लिए या तो आपको होना पड़ेगा आईसीएआई का सीए इंटर पास होना पड़ेगा, या फिर मान लो सीएस इंटर पास होना पड़ेगा, या सीए में इंटर पास होना पड़ेगा, या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री होनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपने सिर्फ बीकॉम कर लिया या फिर आपने सिर्फ बीए कर लिया, तो उसके बाद आप टीआरपी का एग्जाम देकर आप टीआरपी बन सकते हो। ठीक है जी, ये था हमारा टीआरपी का कंसेप्ट। अब यहां पर हमारा रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो जरूर हमारी क्लासेस को भी चेकआउट करना, आपको बहुत मजा आएगा। हमने अपनी क्लासेस के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस करे हैं, एंड जितनी डिटेल में रिवीजन कराई है उससे 10 टाइम्स डिटेल में हमने सारे के सारे कंसेप्ट को किया है। राइट, आई होप ये रिवीजन लेक्चर आपको काफी ज्यादा पसंद आया था। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।